और वीडियो अर्ली मॉर्निंग में नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी और इस हालत में नहीं थे कि वीडियो में तैयार कर सकूं। मटेरियल भी तैयार नहीं हुआ था, तो सुबह उठने के बाद थोड़ा अच्छा फील किया, तो सुबह से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और ये अब जा करके आपके सामने आ रहा है। तो इस प्रश्न में अभी आपसे पूछ रहे हैं कि नवंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो आंसर होगा शेर बहादुर देउबा को। तो शेर बहादुर देउबा ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका नाम याद रखना है। बाकी अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? कैटलिन नोवाक बनी थी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछोगे तो जॉर्जिया मेलोनी, और स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी नताशा मूसर। बाकी हमने पढ़ा था अभी नेपाल के चुनाव आयोग ने राजीव कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको अपने आम चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में चुना था। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी है। अच्छा, नेपाल और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा नेपाल। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फिक्की के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा राजेंद्र पवार को। तो अभी फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में NIIT के अध्यक्ष और संस्थापक राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। देखो, फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है 1927 में, हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में, और अभी इसके नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है सुब्रकांत पांडा। वैसे अभी 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? खालिद जावेद को। अभी डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे मिला? रवि कुमार सागर को। और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? पूर्णिमा देवी बर्मन को। और आपको याद हो तो अभी 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और वैसे अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने विंग इंडिया 2022 का आयोजन भी किया था। कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में। तो ये सारे पॉइंट्स इससे याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉन मैकफॉल। तो देखो, वैसे तो अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे हमारा, तो हमने काफी पहले इसे पढ़ा था कि पहली बार अंतरिक्ष में किसी पैरा एस्ट्रोनॉट को कौन भेजेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पर अब उन्होंने उस बंदे के नाम की घोषणा भी कर दी है जो जाएंगे, तो उनका नाम है जॉन मैकफॉल। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये 22 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वराज बिलिटी, इसको लॉन्च किया था, तो आंसर होगा IIT हैदराबाद ने। वैसे विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। चलो बताओ, किस IIT ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था? और उस व्हील चेयर का नाम था नियो बोल्ट। तो ये बनाया था IIT मद्रास ने। और याद रखना, जॉन मैकफॉल का नाम, अब अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, जॉन मैकफॉल होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी कौन थे जिनका निधन हो गया, तो आंसर होगा अमो हाजी। कहाँ से थे? ईरान से। गंदा क्यों कहा जाता था इनको? दशकों से नहाए नहीं थे ये। और अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी, तो आंसर होगा मो ओब्रायन। अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सराय खुमालो। ये साउथ अफ्रीका की है। वैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर है। आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? नोरा अल मतरूशी। और अगर पूछे कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टेना कोच बनी है। ये नासा की है। 328 डेज तक ये अंतरिक्ष में रही थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। यहां से बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसने साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे RH का मतलब हो गया रोहिणी,
तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साउंडिंग रॉकेट, इसको वैज्ञानिक प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और इसरो अपने ज्यादातर जो लॉन्चिंग है वो यहीं से करता है। इसरो के संस्थापक या पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और अभी विक्रम साराभाई के नाम पे आपको याद होगा पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसका नाम इन्हीं के नाम पे था, विक्रम एस, जिसको अभी इसरो ने लॉन्च किया था। भारत का पहला निजी तौर पर लॉन्च किया जाने वाला पहला रॉकेट, ये पूछेंगे आपसे प्रश्न तो आंसर कर देना विक्रम एस। किसने बनाया था? स्काई रूट कंपनी ने बनाया था। और अगले साल इसरो चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाला है। और अभी इसरो ने लंदन की एक कंपनी है वन वेब, उसके 36 उपग्रहों को लॉन्च भी किया था। वैसे इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? LVM-3, या इसे ही आप कहते हो GSLV Mark 3। और इसने अभी वन वेब के, जो ये लंदन वाली कंपनी है वन वेब, इसके 36 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। अभी इसरो ने अपना एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम भी लॉन्च किया था। किस नाम से? स्पार्क नाम से। और इस साल 2022 का जो इसरो ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था EOS-04, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। किससे? PSLV C-52 के जरिए। देखो, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। और अभी इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे। अध्यक्ष नए बने हैं S सोमनाथ, उनका नाम है, 10वें नंबर के बने हैं। और इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, वैसे भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ल्यूपेक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा कैप्टन कुंवर भवानी सिंह को। एक्चुअली भी अब हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने वर्ष 2021 के तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड की घोषणा कर दी है। और इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1994 में। किसकी याद में? तेंजिंग नोर्गे की याद में। अब ये कौन थे? तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी। और उनके साथ जो शेरपा थे उन्हीं का नाम था तेंजिंग नोर्गे। और उन्होंने सबसे पहली सफल चढ़ाई कब की थी? तो वो तारीख थी 29 मई 1953। इसीलिए तो हम 29 मई को हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। तो अभी ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जबकि नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर कैटेगरी में अवार्ड मिला और वाटर एडवेंचर कैटेगरी में शुभम धनंजय को अवार्ड मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला है कुंवर भवानी सिंह। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी नवंबर 2022 में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी यूरोपियन संसद ने रशिया को आतंकवाद प्रायोजक देश, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित किया है। क्यों? तो इनका कहना है कि अभी रशिया ने जब यूक्रेन के साथ लड़ाई की थी तब उसने कई अस्पतालों पर, कई ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर, कई स्कूलों पर, कई मकानों पर और नागरिकों पर अटैक किया था और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था। तो रशिया का यूक्रेन के नागरिकों पर हमला करना क्रूर और अमानवीय था। हालांकि यूरोपीय संसद का यह कदम केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास इसका समर्थन करने के लिए कोई भी कानूनी ढांचा नहीं है। तो वैसे तो ये लोग कुछ भी कहें, रशिया पे इसका थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे उस पर कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, तब भी वो बिंदास है। और अभी आपको याद होगा रशिया ने कहा भी था कि वो किस वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा? 2024 तक। और अभी रशिया चाइना को पछाड़ करके भारत को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है, यानी कि सप्लाई करने वाला। और इसी तरह से भारत को ऑयल सप्लाई करने के मामले में भी रशिया सऊदी अरब को पछाड़कर दूसरे स्थान पे आ गया। अभी रशिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया था। उसका नाम है RS-28 सम्राट, जिसे नाटो साटर्न 2 कहता है। अच्छा, वैसे भारत को ऑयल सप्लाई करने के मामले में दूसरे स्थान पे तो रशिया हमने बोला, पहले स्थान पे कौन है? इराक है। इराक से आता है सबसे ज्यादा ऑयल। और अभी रशिया ने जब यूक्रेन के साथ लड़ाई की थी तो यूक्रेन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, उसको तबाह कर दिया रशिया ने। उस विमान का नाम पूछा जा सकता है मारिया, या फिर एंटोनोव 225 भी उसे आप कह सकते हो। देखो, रशिया की कैपिटल क्या होती है? मॉस्को होती है। करेंसी रूबल हो गई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है।
अच्छा, व्लादिमीर पुतिन के नाम से एक बुक हमने पढ़ी थी अभी, जिसका नाम है एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन। इसको लिखा है एंड्रयूज एस वीस ने। पढ़ा था हमने, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च की है? तो आंसर होगा सिक्योर SCO। आपको पता है भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेगा और ये इसका 23वां संस्करण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जब SCO का शिखर सम्मेलन चल रहा था, कहाँ पे? चाइना में, तब ये सिक्योर का कंसेप्ट पेश किया था और अभी इसी को थीम बनाया गया है। अच्छा, वैसे आप कहोगे कि 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसके पास है? तो उसी के पास है जिसने अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था ना पहली बार भारत में, कहाँ पे? चेन्नई में, उसको जीत लिया था। अब आप लोग बताओ उस देश का नाम क्या है? वैसे यहाँ पे सिक्योर का मतलब भी है। S मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E मतलब हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C मतलब हो गया कनेक्टिविटी इन द रीजन, U मतलब यूनिटी, R से हो गया रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और E मतलब हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। पहले SCO की बात करते हैं। स्थापना होती है सन 2001 में और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। शंघाई समझ के शंघाई मत कर देना, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। और अभी इसका नवा मेंबर कौन सा बना था वो भी याद रखना, ईरान बना था। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा कि अभी SCO की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी है? तो आंसर होगा वाराणसी। वैसे 2023 में भारत और किसकी अध्यक्षता करेगा? एक तो SCO हो गया और एक G20 की। और G20 की 2022 में अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। अभी 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? यह ब्रिक्स की अध्यक्षता है चाइना के पास, 14वां संस्करण हुआ अभी। वैसे 2022 में अभी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, जिसका शुभंकर था ईबा। उसको स्पेन ने जीत लिया कोलंबिया को हरा करके। और अगले साल 2023 में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये भी भारत में होगा। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत में होगा। और 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ये भी भारत करेगा। अभी इसकी अध्यक्षता फ्रांस के पास है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं फिर। बताइए, अभी 23 से लेके 25 नवंबर 2022 तक कहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 इसका आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विचारों के आदान प्रदान और हिंद प्रशांत सागर से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। अभी आपको याद हो तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्टेडियम में। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। अभी नवंबर में ही बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये भी नई दिल्ली में हुई। और याद रखना 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। और भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया था नई दिल्ली में ही। अभी इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई थी भारत में, ये भी अभी नई दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का भी आयोजन हुआ नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी न्यूज में एक रमेश केजरीवाल नाम का व्यक्ति आए थे, वो क्या बने थे? क्या आप मुझे बता सकते हो? अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, रमेश केजरीवाल उनका नाम था। क्या बने थे वो? बाकी आप जानते हो। भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा? ये दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ने 2023 से 25 तक के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष। तो अभी भारत ने 2023 से लेकर 2025 तक के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पद जीत लिया है। बाकी विमल महेंद्रू ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष होंगे। कौन? विमल महेंद्रू। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि KVIC के अभी नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा विनीत कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। यहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।